नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। जोशीमठ से एक बड़ी खबर आ रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर दो टेम्पो ट्रैवलर आपस में टकराए। एक टेम्पो ट्रैवलर का ब्रेक फेल हो गया। दोनों टेम्पो ट्रैवलर आपस में टकराए, जिसकी वजह से हादसा हुआ। बाल बाल बचे हैं गाड़ी में सवार यात्री। बद्रीनाथ धाम ये जा रहे थे। 20 से 25 यात्री। लामबगड़ के पास यह हादसा हुआ है। तो कितना भीषण, कितना दर्दनाक यह हादसा था वो आप देख सकते हैं। गाड़ी में 20 से 25 यात्री सवार थे, जो कि बाल बाल बचे हैं। दो टेम्पो ट्रैवलर आपस में टकरा गए और हादसे के पीछे क्या वजह रही ये जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। नितिन सेमवाल फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, बताइए हादसा कैसे हुआ, क्या अपडेट हादसे को लेकर, और 20 से 25 यात्री जो गाड़ी में सवार थे, क्या सभी सुरक्षित हैं? जी हाँ, आज सुबह 8:30 बजे के ये घटना है। लामबगड़ के पास एक टेम्पो ट्रैवल्स का ब्रेक फेल हो गया था और वो दूसरे टेम्पो ट्रैवल्स से जा टकराया और ये यात्रा पर जा रहे थे बद्रीनाथ धाम की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन टेम्पो ट्रैवल्स में जिसका ब्रेक फेल हुआ है उसमें सवारी नहीं थी, बल्कि जो दूसरा टेम्पो ट्रैवलर था उसमें कुछ सवारियां था जिन पे मामूली चोट आई है और उनका इलाज करने के बाद पुलिस ने उनको भेज दिया है जहां उनको पहुंचना था। लेकिन एक बड़ा हादसा लामबगड़ बाजार के पास ये टल गया है और जिस तरीके से लगातार टेम्पो ट्रैवल्स के ब्रेक फेल हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पुलिस की चिंता भी बढ़ी हुई है। और जहां जहां पर ऐसी स्थिति है लैंडस्लाइड की, वहां पे अब पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को तैनात भी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक में धोंत्री रातल धार मोटर मार्ग पर एक स्कूटी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस और एसडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंची। दुर्घटना में मारे गए तीनों युवकों के शवों को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। हादसे में मारे गए तीनों युवक टिहरी जिले के मुखेम पोखरियाल गाँव के बताए गए। देहरादून में आज नगर निगम के स्वच्छता कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सब लोग स्वच्छता की आदत बनाएं और हम लोग मिलकर दून को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाएंगे। वहीं सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। नहीं, हम लोगों ने सबने संकल्प लिया है। हमारे नगर निगम देहरादून के लोगों ने, हमारे दून डिफेंस टीमर्स के द्वारा और यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी इसको बनाएंगे। और हम लोग स्वच्छता का जो अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ किया है, पूरी तरह से हम उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए उसकी शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं। देहरादून के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। 23 मार्च को शपथ लेने वाली पुष्कर सिंह धामी सरकार के 30 जून को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। चंपावत चुनाव जीत चुके मुख्यमंत्री के लिए ये मौका खास होगा, क्योंकि ये जनता को अपनी बात बताने का मौका भी होगा और जनता का भरोसा बढ़ाने का मौका भी। अपने 6 महीने के पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सत्ता में बीजेपी की वापसी की चुनौती थी और अब चंपावत चुनाव जीत चुके मुख्यमंत्री के सामने पूरे 5 साल का कार्यकाल है। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन 30 जून को पूरे होंगे और यही वो मौका होगा जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की उपलब्धियां बता पाएंगे और वो स्कीम और प्लान भी बताएंगे जिस पर अगले 5 साल में उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि विभाग ने क्या किया और आगे क्या करेंगे, ये 100 दिन में जनता को बताया जाएगा। 100 दिन के अंदर हर मंत्रियों को अपने अपने विभागों में कुछ ऐसे काम करने को कहा कि जिसको दिखाया जा सके कि हम 100 दिन में हमने क्या किया है। और भी कई योजनाएं, हर मंत्री अपने विभाग में इस लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है और 100 दिन पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इन योजनाओं का जो है शुरुआत की जाएगी। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी ऐसे वक्त पर मिली जब 2 मुख्यमंत्री बदले जा चुके थे, लेकिन 2022 में नई सरकार की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने हाथ में थामने में कामयाब रहे और शायद यही वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर फ्री गैस सिलेंडर का वादा पूरा करने में देर नहीं हुई। नहीं, देखिए
बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। जो हमारे घोषणा पत्र की जो 2022 के चुनाव में पहले हमने घोषणा पत्र रिलीज़ किया, ऑलरेडी इन 3 महीनों में सरकार ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। चाहे 3 गैस के सिलेंडर फ्री करने की बात हुई थी, उसका जियो हो गया, बजट में उस जियो का प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद हमने जो आपका यूनिवर्सल सिविल कोड हम लाना चाह रहे थे, उस पर हमने पैरवी करके हमने कमेटी बना दी। तो जो हमने वादे किए थे, हमने 2 परिवार में पेंशन की बात आई थी तो हमने 2 लोगों की पेंशन कर दी। 2022 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मोदी धामी सरकार के काम और नाम पर मिला और अगली बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में 100 दिन के मौके पर जहां सरकार की उपलब्धियां जनता को बताने की तैयारी हो रही है, वहीं 100 दिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कहेंगे, इसका भी इंतजार सभी को रहेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश भर में संगठन जनसभाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का अभियान छिड़े हुए हैं। उसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला मुख्यालय में जनसभा को संबोधित किया, केंद्र सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि एक भी व्यक्ति इन जन कल्याणकारी योजनाओं से नहीं छूटना चाहिए। और निश्चित रूप से इन 8 वर्षों में हमने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। उन कामों को लेकर अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक उनका लाभ मिले, ये भावना लेकर हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। देश भर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध के बीच उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बड़ा बयान आया। हरिद्वार पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि युवाओं को इस योजना के बारे में पढ़कर उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। प्रदेश सरकार अब सभी जिलों में जाकर युवाओं से संवाद करेगी। और हरिद्वार में एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने युवाओं को अग्निपथ के फायदे गिनाते हुए कहा, ये योजना युवाओं और देश की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। कह सकता हूँ कि ये भारत के रक्षा के लिए बहुत अच्छी है, युवाओं के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जितनी वैकेंसी हैं वो वैकेंसी की कटौती नहीं की गई है। और अब हम प्रत्येक जिलों में जाके युवाओं को भी समझाने का काम करेंगे कि भाई ये जितना भी काम मोदी जी कर रहे हैं वो युवाओं के लिए कर रहे हैं। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई टनल के ऊपर मकानों को बारिश में खतरा मंडरा रहा है और कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते स्थानीय लोग बारिश में दहशत के साथ में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल निर्माण के दौरान ही कार्यदायी संस्था के निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर बीआरओ और प्रशासन को शिकायत भी की गई थी, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और अब पुश्तों में दरारें पड़ गई हैं, मकानों को भी खतरा हो रहा है। बीआरओ और प्रशासन की ओर से सर्वे भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं निकला और अब पहली ही बारिश में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। एसडीएम का कहना है कि सर्वे किया जा चुका है, शासन को रिपोर्ट भेज दी गई। सही गुणवत्ता में काम नहीं कर रही है। आगे भविष्य में बरसात के मौसम में यहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस टाइम हम सारे गाँव के लोग भी इकट्ठे हुए, कई लोग आए यहाँ पे, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी यहाँ पे। और आज वही स्थिति हो रही है कि अभी पहली बरसात ही सीजन की पहली बरसात हुई है और पहली बरसात में ही देख लो ये पुस्तक कई जगह धंस गए हैं। नैनी झील में आज सुबह नाबालिग युवती का शव मिला है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए लोगों ने शव को झील में देखा और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला। युवती की पहचान नारायण नगर से गायब के रूप में हुई है और पिछले 2 दिनों से ये गायब थी। बताया जा रहा है कि घर से नाराज होकर वो रात को कहीं चली गई। उसकी लोकेशन नैनीताल मेट्रोपोल के पास मिली। हालांकि परिजनों ने मल्लीताल कोतवाली में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब ये झील से शव मिला है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। की तहरीर के आधार पर जो है हमने इसके जो गुमशुदगी में जो है मुकदमा कायम किया था और 2 दिन से जो इसकी तलाश चल रही थी लड़की की, जिसमें पानी में भी तलाश कर रहे थे और बाहर भी तलाश कर रहे थे। आज हमें सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी ऐसी है जिसको जब मौके पर पहुंचे तो एक डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, जिसको तुरंत निकाल के जो है इसको जो है अंदाजा होने पे जो इसको सबसे पहले अस्पताल लाया गया।
उधम सिंह नगर में पुलिस ने यूपी से तस्करी कर लाए जा रखे 45 दुर्लभ प्रजातियों के जिंदा कछुओं के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस को देखकर बाइक सवार युवकों ने बाइक मोड़कर यूपी की तरफ भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों युवकों को पकड़ लिया। जिसके बाद बाइक में रखे बोरे की तलाशी ली गई, उसमें जिंदा कछुए बरामद हुए। दोनों तस्कर किच्छा के रहने वाले हैं। बरेली से कछुओं को लेकर उधम सिंह नगर में बेचा जाता है। इंडियन फ्लैप शेल टर्टल प्रजाति के, जो कि एक प्रतिबंधित प्रजाति है, इसके कुछ टर्टल्स पकड़े गए हैं और इनके साथ 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक मंतोष है और एक ज्योतिष है। इन दोनों के द्वारा इनको रामगंगा से इनको पकड़ा गया कांटा डाल के। पौड़ी जिले की गंगवारसियों घाटी में 2.5 हेक्टेयर भूमि में 6 महीने में बनने वाली ल्वाली झील 3 साल के बाद अब तक नहीं बन पाई है। वहीं अब पौड़ी विधायक राजकुमार पोड़ी ने घोटाले की आशंका जताते हुए इसके निर्माण कार्य की जांच होने तक इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने डीएम और सिंचाई विभाग को सख्ती से मामले की जांच करने को कहा है। विधायक ने हैरत जताते हुए कहा, 7 करोड़ रुपए में बनने वाली झील पूरे पैसे खर्च होने के बाद भी जमीन पर चेक डैम से ज्यादा कुछ नहीं है और अब विभाग 5 करोड़ रुपए मांग रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। विभाग के इस पर अपने तर्क हैं। से ये है कि पैसा इतना लगा है तो क्यों लगा, काम क्यों नहीं हुआ। जिलाधिकारी को भी कहा है कि आप मतलब तुरंत जो है इसको देखें। मैंने तब तक के लिए उसको कहा कि फिलहाल इसको रोको और आगे जो है जब तक इस आगे की वित्तीय स्वीकृति मिलती है, इसमें पहले जांच होनी चाहिए कि काम क्यों नहीं हुआ। नहीं, ल्वाली झील जो है वो करीब निर्माण कार्य पूरा हो गया है, थोड़ा पोर्शन बाकी है। अधिकांश गेटों का भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है और पुनरीक्षित योजना को शासन को भेजी गई है। पुनरीक्षित हमने 12 करोड़ की भेजी है। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2019 की तुलना में 2022 में अभी तक मात्र 1.5 माह की अवधि में 2/3 तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं। साल 2019 में रिकॉर्ड 34,81,000 यात्रियों ने चारधाम की यात्रा की थी। कोविड महामारी के चलते साल 2020 और 21 में यात्रा स्थगित रही। इस साल अभी तक 1.5 महीने में ही 22,75,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा पर आ चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 7,37,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी 7,61,000 यात्री पहुंचे तो गंगोत्री में 3,90,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खोले गए। यहां पर अभी तक 89,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद धीरे धीरे हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी अब इस साल इजाफा होने लगा है। लगभग 4 सालों से हेमकुंड साहिब की यात्रा काफी धीमी रही। 2 साल कोरोना की वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा में तीर्थयात्री नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस बार अलग ही रौनक है। एक माह पहले शुरू हुई हेमकुंड साहिब यात्रा में अब तक 1,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे। तब से लेकर हेमकुंड साहिब मार्ग पर रौनक छाई हुई है और यात्रा चरम पर है। लेकिन इस साल जो सभी रिकॉर्ड हैं जो पिछले वो यात्रियों ने तोड़ दिए हैं और बिना किसी डर भय से यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने आ रहा है। 22 मई से यात्रा शुरू हुई थी श्री हेमकुंड साहिब की और अब तक 1,10,000 के करीब यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन स्नान करके जा चुके हैं। हेमकुंड साहिब आने वाले तीर्थयात्रियों में इस बार खौफ का माहौल भी नहीं है। हर कोई हेमकुंड साहिब आना चाहता है और पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेकना चाहता है। साथ ही सभी लोगों को हेमकुंड साहिब आने की अपील भी श्रद्धालु कर रहे हैं। मैं कल ही हेमकुंड साहिब के दर्शन करके आया हूँ। मेरे को ये कहना चाहूँगा, ऊपर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, खुला मौसम है, ठंड अच्छी है। अपने बच्चों को लेके आओ, अपने परिवार को लेके आओ। सारी संगत के मैं निवेदन करता हूँ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
जहां चारों धाम में 21 लाख तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब में भी 1 लाख श्रद्धालु 1 माह के भीतर पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसे में इस बार चारों धाम सहित हेमकुंड साहिब में भी यात्रा का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में मौसम बदलते ही सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं हेमकुंड साहिब में अचानक तापमान में गिरावट आते ही कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। हालांकि हेमकुंड साहिब में दोपहर के बाद श्रद्धालु वापस घांघरिया लौट जाते हैं, लेकिन सेवादारों को कड़ाके की ठंड के बीच दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बदलते ही बारिश शुरू हो गई है और नीलकंठ पर्वत और नर नारायण पर्वत की चोटियों पर बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन दिनों पहाड़ों में पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार है। स्कूलों की छुट्टी और मैदानी क्षेत्र में गर्मी से पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। न्याय के देवता चितई गोलू देवता मंदिर में भी पर्यटकों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग गोलू देवता के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कई श्रद्धालुओं का कहना है उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है, तभी घंटी चढ़ाने के लिए मंदिर में आए। लगता है कि हर साल यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने से कई सारी मनोकामना पूरी होती हैं और बहुत अच्छा लगता है करके। यहाँ पर बच्चे इसलिए जानते हैं घंटी वाला मंदिर है। मुरादाबाद से आई हूँ। मैंने यहाँ गोलू देवता के बारे में बहुत सुना हुआ है। यहाँ पे न्याय मिलता है, जिसलिए मैं भी यहाँ पे न्याय लेने आई हूँ। टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए टिहरी झील विकास परियोजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल गई है और अब 1800 करोड़ रुपए से टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। पूरा प्लान समझिए रिपोर्ट में। टिहरी झील को एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किए जाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं, जिससे टिहरी झील को विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान मिल सके। लिहाजा केंद्र सरकार ने टिहरी झील डेवलपमेंट के लिए 1800 करोड़ की स्वीकृति के बाद एडीबी और ब्रिस बैंक की टीम ने अब टिहरी झील का दौरा कर टिहरी झील डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनाई है और टिहरी झील के साथ ही आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट, रिंग रोड, होम स्टे, योगा पार्क के साथ म्यूजियम और एडवेंचर पार्क के साथ कई दूसरे पर्यटन एक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। टिहरी के समग्र विकास हेतु जो विभिन्न विकास बैंक है उनसे फंडिंग हेतु, तो अभी इसमें काफ़ी सारे कार्य प्रस्तावित हैं, जिससे टिहरी का एक काफ़ी नियोजित डेवलपमेंट हो सके। इन दिनों टिहरी झील में बोटिंग से लेकर स्पीड बोट और दूसरे वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज चल रही हैं। वहीं टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र के डेवलपमेंट से जहां टिहरी झील घूमने आने वाले पर्यटक सिर्फ बोटिंग तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि नई एक्टिविटी करने को भी मिलेगी और पर्यटक टिहरी में रुकना भी पसंद करेंगे, जिससे पर्यटन बढ़ने के साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जो पर्यटन है वो रुकेगा यहाँ। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर टनल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। जो सुरंग है प्रगति मैदान सुरंग आज से खुल जाएगी और इसका फायदा जनता को मिल पाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें प्रगति मैदान टनल और इसके नजदीक बने 5 अंडरपास का उद्घाटन आज किया जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और ये देखिए पहले पूरी टनल जो जिसका उद्घाटन आज कर रहे हैं उससे गुजरते हुए दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा, ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन भी यहां पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात। मेरठ एक्सप्रेस वे से होकर इंडिया गेट जाने वाले लोगों की राह जो है अब आसान होने वाली है इसके जरिए और भी कई फायदे जो है जनता को मिलने वाले हैं। ट्रांजिट कॉरिडोर का भी उद्घाटन कर रहे हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में लोगों को संबोधित किए जाने का भी उनका कार्यक्रम है।
तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रखे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात देने पहुंचे हैं। प्रगति मैदान टनल आज से जनता के लिए खुल जाएगी और टनल और अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद संबोधन भी प्रधानमंत्री का रहने वाला है। तो अब जो है ये सफर जो होगा 6 लेन की प्रगति मैदान टनल खुलने से रिंग रोड और इंडिया गेट की आवाजाही सिग्नल फ्री हो जाएगी। साथ ही सफर का ये हिस्सा 30 मिनट की जगह बमुश्किल 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो देखिए आप 30 मिनट की जगह मात्र 5 मिनट में आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। तो 6 अंडरपास से लैस प्रगति मैदान टनल 923 करोड़ की लागत से इस सुरंग को बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरे और जर्मन पंखों से ये लैस है। पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद का सफर इससे आसान हो जाएगा। करीबन 1.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है। टनल में वेंटिलेशन की भी व्यवस्था है और स्मार्ट फायर मैनेजमेंट की भी व्यवस्था है। ऑटोमेटिक जल निकासी की व्यवस्था है। डिजिटल कंट्रोल रूम है जिससे टनल पर नजर रहेगी। आईटीओ पर ट्रैफिक लोड कम होगा। रिंग रोड और इंडिया गेट की आवाजाही सिग्नल फ्री हो जाएगी। तो देखिए कई तरह की सुविधाएं, कई तरह से ये सफ़र को आसान बनाने वाली है। चाहे सुरक्षा के लिहाज से हम बात कर लें, चाहे जो बारिश के वक्त टनल में आमतौर पर देखा जाता है कि पानी भर जाता है, वो यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा क्योंकि जल निकासी की इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है।